नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग भी समाप्त हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग के समाप्त होने के बाद अब स्पेकुलेशन लगाना, तय करना और दूसरे चरण की वोटिंग के समाप्ति के बाद अब इस बारे में विमर्श बढ़ गया है कि आखिर चुनाव में हो क्या रहा है और इस चुनाव की दिशा किस ओर जा रही है। दरअसल इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है और कोई भी अगर आपको ये कहता है कि ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ जा रहा है, या तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आ रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार बाहर जा रही है, कुछ भी अगर ये कोई कहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक उसका बायसनेस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि ये इतना वास्ट है, भारत का चुनाव इतना वास्ट है, अपने आप में इतना वास्ट इसका स्पेक्ट्रम है, कैनवस इतना बड़ा है कि आप इसको सेकंड गेस करना लगभग नामुमकिन है कि चल क्या रहा है, वोटर हो क्या रहा है। और इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये है कि पिछले दो चुनावों की अपेक्षा वोटर टर्नआउट जो है वो फर्स्ट फेज में भी बहुत कम रहा और सेकंड फेज में भी बहुत कम रहा। इसलिए इसको सेकंड गेस कर पाना कि आखिर चुनाव में हो क्या रहा है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है, ये और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, जो बड़े बड़े प्रकांड पंडित लोग हैं, जो राजनीतिक पंडित लोग हैं, उन लोगों के लिए भी ये डिसाइड करना मुश्किल होता चला जा रहा है। अभी ये सिर्फ स्पेकुलेशन और बहुत सारे तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है कि हाँ, शायद भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं निकल रहे हैं, शायद विपक्ष के वोटर नहीं निकल रहे हैं, शायद टोटल वोटर्स ही नहीं निकल रहे हैं क्योंकि उन लोगों को लगभग रिजल्ट पता है और लगभग लोगों ने मान लिया है कि थर्ड टर्म में भी भारतीय जनता पार्टी आएगी। और इस तरह की बातें हो रही हैं और ज़्यादातर बातें जो हैं वो इस बारे में हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है या भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं निकल रहा है। इसमें बहुत कम लोगों को शक है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाएगी और उसके अगेंस्ट विपक्ष सरकार में आ जाएगा। इसका शक बहुत कम लोगों को है। बस लोग अब ये देख रहे हैं कि 400 पार का जो नारा चल रहा था वो 400 पार होगा या भारतीय जनता पार्टी एक थिन मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाएगी या 2019 के अपने रिकॉर्ड के आसपास रहेगी, ब्रेक करेगी। अब सिर्फ इस पे स्पेकुलेशन चल रहा है कि 2019 के अपने रिजल्ट को वो दोहरा पाएगी या फिर 400 पार चली जाएगी अपने एनडीए के साथियों के साथ, जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए टारगेट सेट किया है। अब सिर्फ इसके ऊपर स्पेकुलेशन और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाए जा रहे हैं। प्रथम दो चरणों के वोटिंग टर्नआउट के बाद और जिस तरह से जिन क्षेत्रों में वोटिंग हुई है और जो देखकर लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोग रीजनिंग के बेसिस पर, इसके बेसिस पर नहीं कि बीजेपी का वोटर निकला या नहीं निकला ये कंफर्मेशन के साथ कह सकें, रीजनिंग के बेसिस पर इसको एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रीजनिंग देते हुए एनालिसिस करना ज्यादा अच्छा रहेगा कि, और उसमें भी जिसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं कि उसमें एक हाइपोथेसिस या इसमें एक एजम्पशन लेकर चला जाए और फिर उसको हम लोग ये देखें कि क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो एजम्पशन सही हो और क्या रीजंस हो सकते हैं कि वो एजम्पशंस गलत हो। तो सबसे बड़ा एजम्पशन ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर ही नहीं निकल रहा है और विपक्ष के वोटर्स निकल रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का वोट कम हो रहा है और इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव मुश्किल हो सकता है। यही एक मोटा मोटी अजम्पशन है, क्योंकि कोई ये नहीं कह रहा है कि इस वजह से विपक्ष आएगा कि उसके पास कोई बहुत स्ट्रांग नीति है, उसके पास कोई बहुत स्ट्रांग चेहरा है, कोई बहुत स्ट्रांग नैरेटिव है। लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या ये वोटर टर्नआउट जो कम हुआ है, एवरेज हर जगह पर 5%, फर्स्ट टर्म में भी, फर्स्ट फेज में भी लगभग 5% वोटिंग कम रही, सेकेंड फेज में भी लगभग 5% वोटिंग कम रही, तो क्या इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स को इफेक्ट होता है? लोग इसी के ऊपर बाय एंड लार्ज बातें कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर आखिर क्यों बाहर नहीं आएगा, या भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर बाहर नहीं आ रहा है। अगर हम ये मान लें और पूरे 5% दोनों फेज में जो वोटिंग कम हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को कम माना जाए, तो इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली तो ये कि
ज्यादातर सीट का जो चुनाव हुआ है 190 सीट्स अभी तक वोटिंग हो चुकी हैं, जिसमें 3 राज्य तमिलनाडु, केरल और राजस्थान, यहां फर्स्ट और सेकंड फेज में सारी की सारी सीटें कवर हो चुकी हैं। यानी केरल की 20 सीटें, तमिलनाडु की 39-59 हो गई और राजस्थान की 25 सीट्स, यानी तकरीबन 64-65 सीट्स इन 3 स्टेट्स की कंप्लीट हो गई हैं। अब इन 3 स्टेट्स में तमिलनाडु में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं था, केरल में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं था, तो सवाल आ रहा है कि क्या राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को कुछ डेंट लग सकता है, क्योंकि पिछले 10 सालों से कांग्रेस के पास राजस्थान में एक भी सीट नहीं है और 25 की 25 सीटें 2014 में भी और 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अब ये डेंट लग सकता है या नहीं लग सकता है, वो पर्टिकुलर सीट जिस पे चांसेस हैं डेंट लगने के, उसके हर एक बूथ के टोटल वोटर्स और उसमें कौन कौन से वोटर्स हैं, कितने वोटर्स आए, टोटल वोटर टर्नआउट, इन सारे को स्टडी करने के बाद ही कोई स्पेसिफिकली कह सकता है, वरना तो सारा का सारा अजम्पशन है। अब हम मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही टोटल वोटर नहीं निकला, तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं, क्यों नहीं निकला? इसमें 2-3 पेच हैं जिसके वजह से हम ये नहीं मान सकते कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं निकला। लेकिन लोग जो कह रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो हीट वेव है, जो गर्मी की बात हो रही है, या ये बात हो रही है कि लोगों को ये अजम्पशन है कि भारतीय जनता पार्टी ही आएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, स्पेशली जो शहरी वोटर है, वो चुनाव के दिन छुट्टी मान के नहीं निकल रहा है और गर्मी की वजह से नहीं निकल रहा है। ये एक स्पेकुलेशन है, लेकिन सेम कंडीशन तो एंटी बीजेपी वोट्स के साथ भी है। अब एंटी बीजेपी वोट्स जो हैं वो भी जो शहरों में हैं वो भी तो नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बहुत बड़ा स्टिमुलेशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि वो क्यों निकले। विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नैरेटिव नहीं है, इसलिए ये स्पेकुलेशन तो फेल होता है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर जो है वो गर्मी की वजह से और कंफर्मेशन बायस की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी जीत ही रही है, वो बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरी बात है, अगर ये मान भी लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोट सिर्फ घटा है और एंटी बीजेपी जितने वोट्स हैं सारे आए हैं, तो भी फिर ये देखना होगा कि प्रत्येक सीट पे भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन कितना था। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2 लाख वोटों से जीती, अगर 2 लाख वोट से वो जीतती है और भारतीय जनता पार्टी को कुल मान लीजिए 10 लाख वोट्स में से 7 लाख भी वोट आए या 6 लाख भी वोट आए, तो 2 लाख वोट से जीती, तो अगेंस्ट के पास 4 लाख वोट थे, यानी 10 लाख वोट में से 6 लाख बीजेपी के पास और 4 लाख वोट उसके एंटी पार्टीज के पास, तो 2 लाख का मार्जिन। अब ये टोटल का टोटल 4 लाख हो नहीं सकता है उनके पास, लेकिन एक अजम्पशन मान लेते हैं, तो 2 लाख जो 5% वोट अगर वहां कम भी हुआ, तो क्या वो 5% वोट 2 लाख वोट को कवर कर पाएगा? अगर किसी सीट पर 2 लाख वोट 5% होता है, तो इसका मतलब है कि वहां कम से कम 40 लाख वोटर होंगे, और ऐसे तो होते नहीं है। तो जिन सीट्स पे बीजेपी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख के मार्जिन से जीती थी, उन सीट्स पर अगर मान भी लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का टोटल वोटर नहीं निकला, तो भी भारतीय जनता पार्टी का जीत का मार्जिन शायद कम हो जाए, लेकिन बीजेपी वो सीट गंवा देगी, ये चांस बहुत कम है। तो भारतीय जनता पार्टी के विनिंग मार्जिन को ये कम कर सकता है, अगर ये हम मान लें कि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर नहीं निकले। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स इतने नहीं निकलेंगे? उनको कौन सी ऐसी बहुत ज्यादा तकलीफ है करंट गवर्नमेंट से? और जब उनको तकलीफ नहीं है और उनको पता है कि ये इंपॉर्टेंट चुनाव है, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव है, देश का चुनाव है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और एक तरफ कोई नहीं है, बहुत कंफ्यूज विपक्ष है, मिला जुला विपक्ष है, और हम लोगों ने देखा है कि इस तरह की मिली जुली सरकारों का क्या नतीजा होता है। तो और ज़्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां ही हैं, कांग्रेस भी है तो वो क्षेत्रीय पार्टी ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक से 44 से वो कहीं 200 के आसपास तो नहीं पहुंच रही है। तो फिर ऐसा कोई रीजन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर ही नहीं निकलेगा और अगेंस्ट के वोटर सारे के सारे निकलेंगे, क्योंकि उन जो अगेंस्ट के वोटर हैं उनके पास भी कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस तो ऐसा है नहीं कि उनको अचानक से लगे कि कांग्रेस 40-44 से सीधे 200 के पास पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद एक गठबंधन बना के वो सरकार बना लेगी। इसलिए भी ये जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इसको आप 50-50 नहीं तो भी बहुत ज्यादा अगर आप मानते हैं तो 75% बीजेपी के वोटर्स न निकले हों, 25% एंटी बीजेपी वोट भी बाहर नहीं निकला है।
दूसरी बात यह है कि बीजेपी जहां पर चैलेंज कर रही है, जहां चैलेंजर है, पश्चिम बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में, पूर्वोत्तर में, उन जगहों पे वोटिंग लगभग उसी आसपास हुई है। उसमें वोटिंग परसेंटेज उतना 5% या 7% नहीं गिरा है जितना कि हिंदी हार्टलैंड में गिरा है। और हिंदी हार्टलैंड में वोटिंग परसेंट गिरने का यह मतलब है कि हो सकता है कि बीजेपी को भी नुकसान हो, लेकिन वो नुकसान, जैसे मैंने बात की, कि विनिंग मार्जिन को शायद कम कर दे, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में जिस तरह से बीजेपी स्ट्रांग है और जिस तरह से हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी को कोई अपोज करने के लिए कांग्रेस की स्थिति आप जानते हैं, और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति या बिहार में राजद की स्थिति, क्योंकि बिहार में यही राजद यही कांग्रेस 2019 में भी साथ में थे। उत्तर प्रदेश में भले समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस है अभी, लेकिन पिछली बार और ज्यादा फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन था समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन उसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस बार भी कोई हिंदी हार्टलैंड में इफेक्ट पड़ेगा ऐसी बात नहीं है। और यही वजह है कि हिंदी हार्टलैंड में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। और अगर उसमें से मैं 75% बीजेपी के वोटर्स की वोटिंग परसेंटेज कम मान रहा हूं, तो भी मार्जिन इतना बड़ा है कि वो जो 25% एंटी बीजेपी वोट कम हुआ है और 75% बीजेपी वोट भी अगर आप मान लो कि कम हुआ है, तो भी मार्जिन इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से इस चुनाव को भी निकाल लेगी। मैं तो ऐसा ही मान सकता हूं। इसलिए ये जो ट्रायल एंड एरर मेथड है, मैं इस आइडिया के बिल्कुल, मैं इसको आई एम नॉट रेडी टू बाय इट कि भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर सिर्फ नहीं निकला है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डंट लगने जा रहा है हिंदी हार्टलैंड में। इसके उलट जिन जगहों पे भारतीय जनता पार्टी कंटेस्ट में है, यानी केरल में या तमिलनाडु में, वहां वोटिंग परसेंटेज या तो बढ़ा है या वही कंटिन्यू है, हाई वोटिंग परसेंटेज है, जिसका मतलब हो सकता है कि बीजेपी वहां कुछ गेन कर रही हो, और बीजेपी ने काफी मेहनत भी किया है वहां। दूसरी बात यह है कि बीजेपी के अगेंस्ट में विपक्ष के पास टोटल मुद्दे क्या है? मुद्दे 4 ही हैं उनके पास। पहला मुद्दा उनके पास है वही संविधान, जिसको वो ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, वो संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, और ये एक तरह के क्वालिटेटिव मुद्दे हैं, क्वांटिफाई इनको नहीं किया जा सकता। आप सिंपल से समझ लो कि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना, आखिरी चुनाव है, ये सारे के सारे डायलॉग्स हम लोग 2014 से सुनते आ रहे हैं। 2019 में भी आखिरी चुनाव बोला जा रहा था, अभी 2024 में फिर चुनाव हो रहा है। और जो सबसे ज्यादा बोल रहे थे आज तो वो कल तिहाड़ में पड़े हैं, लेकिन उनसे जब पूछा गया दिल्ली चुनाव के पहले कि आपने तो कहा था कि चुनाव नहीं होंगे 2019 के बाद, और वो हर जगह कहते भी फिर रहे थे, और 2020 में फिर से दिल्ली का चुनाव हो रहा है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि राजनीति है और चुनाव के समय बहुत तरह के आरोप लगाए जाते हैं, इसलिए ये लोकतंत्र और संविधान और चुनाव नहीं होंगे, इसमें तो कोई दम नहीं है। अब विपक्ष जो खेल रहा है वो बहुत ज्यादा खेल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन का तो कोई डेटा सपोर्ट ही नहीं करता है। इन्फ्लेशन का जो हाल था कांग्रेस और यूपीए की सरकार में, डबल डिजिट चलता था, 12%, 13%, और वहां के मंत्री ये कहा करते थे मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं इन्फ्लेशन कम कर दूं। उसके अपेक्षा लोअर सिंगल डिजिट में है बीजेपी के राज में पूरे के पूरे, और हाईएस्ट जो गया था वो शायद 9 या 8% गया था, वो भी अभी 5% से कम रेगुलर बना हुआ है इन्फ्लेशन, इसलिए इन्फ्लेशन का तो कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो अपना बेनिफिशियरी का एक वोट तैयार किया है वो बहुत स्ट्रांगली बीजेपी के साथ है। और तीसरी बात यह है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रैंट चला रहा है विपक्ष, उसको भी सपोर्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग उनके पास कुछ डेटा नहीं है। आप सिंपल सी समझ लो बात, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहे, अगर लोगों के पास पैसे नहीं रहे, तो क्लियर कट बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। भारत इतना बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, भारत में प्रोडक्शन हो रही हैं चीजें और वो एक्सपोर्ट हो जा रही हैं, इसलिए भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत की कंपनियां बढ़ रही हैं। भारत एक कंज्यूमर फेसिंग कंट्री है, एक कंज्यूमर फेसिंग इकोनॉमी है, इसलिए भारत में ही कंजम्पशन हो रहा है। इसी वजह से भारत आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। और फिर जो कांग्रेस का और विपक्ष का ये चल रहा है, डिस्पैरिटी बढ़ रही है, तो ये डिस्पैरिटी हमेशा बढ़ रही है, हमेशा बढ़ी ही है। लेकिन जब डिस्पैरिटी बढ़ती है तो उसका स्केल क्या है ये देखना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति एक दिन के 1600 करोड़, जैसा कांग्रेस कह रही है 1600 करोड़ कमा रहा है, और कोई व्यक्ति, कांग्रेस का दावा है कि 27 रुपए 28 रुपए दिन का कमा रहा है, तो 27-28 रुपए कांग्रेस ने कहा था कि 32 रुपए कमाने वाला गरीब नहीं होता 2012 में, आज उससे ज्यादा ही कमा रहा है। और एवरेज इनकम अगर बढ़ रही है कंट्री की, तो श्योरली
इतना वास्ट कंट्री है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है कि एवरेज इनकम सिर्फ कुछ लोगों की वजह से नहीं बढ़ रही, वो एवरेज इनकम बढ़ने का इफेक्ट जो है वो जरूर डाउन द लाइन भी जा रहा है। इसलिए और जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है, सिंपल सी बात है, भारत में जो लोग व्हाइट कॉलर जॉब्स करते हैं उसका जॉब डेटा भारत की सरकार तैयार नहीं करती, लेकिन ये जरूर तैयार करती है कि ईपीएफओ का डेटा एक बेस उसको माना जा सकता है, क्योंकि 10 या 10 से ज्यादा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी बिजनेस सेटअप में कर्मचारी हैं, उनको ईपीएफओ में, कर्मचारी के वेतन से ईपीएफओ में पैसा करना कंपलसरी है। इसलिए ईपीएफओ का डेटा लगातार बढ़ रहा है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाली ये हो सकता है कि लोगों के पास कम पैसे आ रहे हो। अब सबको तो खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला रेंट भी उतना ज्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि लोगों को हो सकता है कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं जो कांग्रेस के समय नहीं थे, और इतना ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन नहीं है। आखिर अगर इतना ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन होता इन चीजों से कम कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ये देश ने उस जमाने में देखा है आंदोलन, जिस जमाने में इतना कम्युनिकेशन का साधन नहीं था, आदरणीय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में युवाओं का, जैसा आंदोलन अभी सड़क पे नहीं है युवा। इसलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट वाले आइडिया को भी बहुत ज्यादा कोई बाय करने के मूड में नहीं है। और फिर कांग्रेस की जो हिस्ट्री है, विपक्ष की जो हिस्ट्री है, और जिस तरह का करप्शन, एंटी करप्शन एक मूवमेंट चला 2014 में, और उसके बाद जो करप्शन अभी विपक्ष का निकल के आ रहा है, सिंपल सी बात है, और विपक्ष जिस तरह बिखरा हुआ है, कोई इस आइडिया को बाय करने के लिए बहुत ज्यादा तैयार नहीं है। तो फाइनली हम लोग 2-3 पॉइंट्स पे आते हैं। पहले, आखिर मोदी का वोटर, आखिर बीजेपी का प्रो वोटर क्यों नहीं निकलेगा बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए? क्या बीजेपी से वो इतना डिससेटिस्फाइड है? या जिन वोटर्स ने, आप सिंपल सा सोचिए, 2019 में बीजेपी को वोट किया था, उसके पास क्या ऐसा रीजन है बहुत बड़ा कि वो अभी आकर बीजेपी को वोट नहीं करेगा? ऐसा कोई रीजन दिखता नहीं है। फिर एंटी बीजेपी के पास, एंटी बीजेपी वोट्स के पास कौन सा ऐसा स्टिमुलस है, कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा नैरेटिव है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वो आकर के आउट ऑफ टर्म वोट करेगा और बीजेपी का वोटर नहीं करेगा? ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आप ये भी देखिए कि हम समाज में एक रहते हैं, वहां पर लोगों को समझ में आता है कि क्या हो रहा है। अगर इस तरह की बातें हो रही होती कि सही में बीजेपी का वोटर नहीं निकल रहा है, तो बीजेपी का वोटर फिर अगले एक आध फेजेस में निकलेगा। हालांकि सेकंड फेज में बढ़ा है वोटिंग फर्स्ट फेज की अपेक्षा, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, उतना नहीं बढ़ा है जितना 2019 में हुआ था। लेकिन वही कारण है कि फर्स्ट फेज में तो चुनाव चढ़ा ही नहीं था। सेकेंड फेज से बीजेपी पूरी तरह अटैकिंग मोड में है, चाहे वो कांग्रेस का आरक्षण के ऊपर हो कर्नाटका में, या फिर कांग्रेस का जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है, वेल्थ सर्वे का आइडिया है, टैक्सेशन का आइडिया है, उसको लेकर के जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने अटैक करना शुरू किया, तो पूरी की पूरी कांग्रेस लगभग डिफेंसिव ही रह गई। इस डिफेंस के बावजूद अगर सेकंड फेज में वोटिंग बढ़ी है, तो जरूर बीजेपी का वोटर कुछ निकला ही है जो वोट करने के लिए सेकंड फेज में। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बीजेपी का वोटर नहीं निकला है और वोटर परसेंटेज गिरने का कारण कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर्स का नहीं निकलना है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख और बूथ अध्यक्ष का, और उसके अलावा आरएसएस का जो सपोर्ट है उसके पास, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जो चुनाव की मशीनरी है, वो किसी और पार्टी के पास नहीं है। इसलिए सिर्फ बीजेपी का वोटर नहीं निकला है और बाकी सब लोग निकले हैं खुद से, क्योंकि बाकी किसी पार्टी के पास वैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी नहीं है और वैसे लोग भी नहीं है जो उनके वोटर्स को निकाल सकें, और बीजेपी के पास इसकी कमी भी नहीं है कि बीजेपी के वोटर्स नहीं निकले, इसलिए भी इसको मानने का कोई औचित्य नहीं है। फिर एंटी बीजेपी वोटर्स के पास कोई होप भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा ऐसा नैरेटिव भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा रीजन भी नहीं है जिसकी वजह से वो ये सोचे कि इस बार 2019 में और 2014 में भले बीजेपी आ गई, लेकिन इस बार बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है। उसके पास ऐसा कोई रीजन नहीं है, और वो जो वोट है वो वोट कुछ इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जब तक प्रो बीजेपी वोट्स कुछ खिसकता नहीं है, तब तक बीजेपी को हिला पाना बहुत मुश्किल है ओवरऑल, आप अगर पिक्चर को देखें तो। इसलिए इस आइडिया को बाय करने का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के वोटर्स नहीं निकल रहे। उसके अलावा फर्स्ट फेज में जब वोटिंग कम हुई और सब लोग एक तरह से इस पे शॉक हो गए और सब लोग इसके ऊपर लगे, और बीजेपी जिस तरह अटैक की, बीजेपी ने जिस तरह अटैकिंग चुनाव लड़ना शुरू किया सेकंड फेज से, तो जरूर बीजेपी के वोटर्स बाहर निकले हैं। और जो तो नैरेटिव बीजेपी दे रही है, और जो कांग्रेस बैकफुट पे आई इनहेरिटेंस टैक्स के ऊपर या फिर सर्वे के ऊपर, या जिस तरह से कर्नाटका में आरक्षण दे दिया गया
जिस तरह बंगाल में आरक्षण दे दिया गया और जिस तरह बीजेपी का प्रोस्पेक्ट दिख रहा है चाहे तमिलनाडु में चाहे केरल में, तो निश्चित तौर पर बीजेपी के वोटर सेकेंड फेज में निकले हैं जो पहले कम थे। तो इसलिए आप ये भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लगभग सेकेंड फेज में अगर नहीं निकले हैं वोटर्स तो दोनों तरफ के नहीं निकले हैं, और जितने निकले हैं वो दोनों तरफ के ही वोटर्स हैं, और जो कमी हुई है वोटिंग परसेंटेज में वो दोनों तरफ ही कमी हुई है। और यही अगर मोड रहा अटैकिंग मोड बीजेपी का तो निश्चित तौर पर थर्ड और फोर्थ और अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको कवर अप कर लेगी। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि पहला तो इस पूरे सिचुएशन को कोई प्रेडिक्ट या सेकंड गेस कर नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा वरी नहीं है। और बीजेपी के कॉन्फिडेंस, आदरणीय प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस से ये साफ साफ दिखता भी है। भारतीय जनता पार्टी 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी या 10 साल के जो अपेक्षाएं, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ थी, उसमें कुछ कमी की वजह से कुछ धीरे धीरे चीजें फेडअप हो सकती हैं, लेकिन इतनी नहीं हुई है या इतनी सिचुएशन खराब नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार से ही बाहर हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो विपक्ष नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है, लोग रियल पिक्चर जानते हैं, लोगों के पास आज कम्युनिकेशन के साधन ज्यादा है, लोगों के पास आज समझ ज्यादा है, लोगों के पास आज अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है बाकी लोगों की तरह, और एक जो सिविल सोसाइटी है, जो कॉमन मैन है, उसके पास आज के डेट में ज्यादा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ज्यादा रास्ते हैं जिससे वो अपनी समस्याएं और लोगों को, बाकी लोगों के विचार जान सकता है। इसलिए ये सोचना कि आमूलचूल परिवर्तन ला देगा विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा बैकफुट पे चली जाएगी, ये बेकार की बात है। और सबसे बड़ी बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है। लोग आज इतने सजग हो चुके हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों पे अलग तरह से वोटिंग करते हैं और लोकल मुद्दों पे अलग तरह से वोटिंग करते हैं। इसी की वजह से आप देख रहे हैं कि 2018 में 3 राज्यों के चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ आई, और उसी तरह 3 राज्यों में जो 2018 में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उन तीनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ 2023 में भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई। इसलिए आज का वोटर बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, बहुत ज्यादा नीर छीर करना जानता है, इसलिए बहुत ज्यादा वरी की बात नहीं है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि सेकंड गेस नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग जिस भी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी को और प्रो बीजेपी लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह से भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोबिलाइज किया जा सके और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज हो, ताकि उसके वोटर्स कम ना हो, उसके वोट्स कम ना हो, उसके लिए कोशिश करें। धन्यवाद।